नमस्कार दोस्तों, दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडहर है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते थे और यह न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है, इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटी थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज यह पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हज़ारों लोगों में से आज एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा? पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आइलैंड को हशीमाबाद, साउथ चाइना सी में मौजूद है क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है। इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमाबाद की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना ज़्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800 में हशीमाबाद पर रहने वाले लोगों को ज़मीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर गही नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशमा आइलैंड के लोगों ने ज़मीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान यह एक स्टॉप पावर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकनी थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, और यह कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशमी आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आयरलैंड के लोग इसको बेचने के लिए ज़मीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशमी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड्स का रुख किया, जिसमें हशीमाबाद हुई। कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफ़ी था, इसीलिए 19वीं सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हशीमाबाद पर प्रॉपर पर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सी वॉल भी बनाई। यही वजह है कि आज यह आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला ज़मीन से निकालते थे। अशीमा आइलैंड के छोटे साइज़ की वजह से यहाँ रहने की जगह काफ़ी कम थी, लिहाजा मिटू ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्टेड बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यह फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफ़ी छोटी थी। उसके बाद हशीमाबाद पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 41,000 टन तक जा पहुंची, जो कि दिन बदिया रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 11 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमाबाद में सोना पड़ता था। माइन की बात की जाए तो वह हशीमाबाद 5 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95 पर होती थी। इन हार्श कंडीशंस में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमाबाद कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है।
यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले चाइनीज़ और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज़ करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापानीज़ एम्पायर का तख्त उलट दिया गया तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशिमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटी भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स। यहाँ यह तमाम फैसिलिटी वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेन लैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइंस बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हशीमाबाद संगीत करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमाबाद से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर यह वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफ़िकल्टीज की वजह से अब हशीमाबाद प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। 1970 में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटी में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियल हशीमाबाद कर दिया। बिना जॉब और रोज़गार के हज़ारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमाबाद की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमाबाद से सख्त सज़ा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्सड लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि यह रूल उन्होंने आयरलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमाबाद किया गया और गोस्ट टाउन की शक्ल में यह काफ़ी फेमस भी हो गया, ख़ास तौर पर उनके बीच जो घोस्ट टाउन्स या खंडराया आइलैंड को ऑफिशियल टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने कई बार यहाँ बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट काफ़ी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यह काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफस की वजह से गिर चुकी हैं और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब हैं। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस गोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज़ शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काई फॉल मूवी के काफ़ी थ्रिलर सीन्स को भी हशीमाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी अपोज किया। उनका कहना था कि यह उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंगलेस फुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार उनके बीच कंप्रोमाइज़ इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940 में फोर्सड लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्सड लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का